कोचिंग भरतपुर की तरफ से मैं गौरव राजपूत सर ज्योग्राफी से संबंधित आपको राजस्थान ज्योग्राफी का पाठ शुरुआत करने जा रहे हैं और राजस्थान की स्थिति व विस्तार ये चलेंगे अपन। तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। और हम देख चुके हैं पहले कि देशांतर के अनुसार अपने जो राजस्थान की स्थिति थी इस पृथ्वी पर, देशांतर के अनुसार अपन ने देखा था कि एक देशांतर था जिसे अपन 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी कह सकते थे। इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के द्वारा दो गोलार्ध थे अपने पास, एक था पूर्वी गोलार्ध और एक था पश्चिमी गोलार्ध। और अपने जो राजस्थान की स्थिति आ रही थी वो कौन से गोलार्ध में स्थित था राजस्थान? तो राजस्थान था पूर्वी गोलार्ध में। और अपन ने जो देशांतर रेखा बनाई थी पूर्वी गोलार्ध में, उनकी अगर अपन काउंटिंग करें तो जो टोटल देशांतर पूर्वी गोलार्ध में खींची गई थी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ये हाईएस्ट थी 180। और ये बात अपनी हो चुकी थी कि पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन सबको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान से जितने भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी उन सब के पीछे क्या लगने वाला है? पूर्वी देशांतर। जैसे कि अक्षांश के अंतर्गत अपन ने देखा था कि सभी अक्षांशों के पीछे अपन ने क्या लगाया था? राजस्थान के उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार सभी देशांतरों के पीछे लगने वाला है क्या? पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है इसके अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? तो राजस्थान आता है कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अब देखते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय स्थिति कहां से लेके कहां तक है। तो वही बात, पहले आपको मैप बनाना जरूर आना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चन सोल्व होंगे। मैं अभी फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बार बार आपको अवगत भी कराता रहूंगा। ये अपना राजस्थान का मैप रहा। ओके, राजस्थान की जब अपन देशांतरीय स्थिति देखते हैं तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत जो ये पश्चिमी बिंदु है इसे छूते हुए जो देशांतर रेखा जाती है वो कौन सी है? और राजस्थान के इस पूर्वी बिंदु को छूते हुए जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सी है? तो राजस्थान का जो ये पश्चिमी बिंदु है यहाँ से गुजरने वाला जो देशांतर है वो देशांतर कौन सा है? तो इस देशांतर को बोला जाता है 69 डिग्री 30 मिनट। पीछे मैं कह चुका हूं क्या लगने वाला है? पूर्वी देशांतर। जबकि आपको खूब पता है कि पश्चिमी बिंदु है, कई छात्र क्या कर देते? पश्चिमी देशांतर लगा देते, लेकिन वो बात मैंने ऊपर बताई हुई है कि हम पश्चिमी देशांतर नहीं लगा सकते क्योंकि राजस्थान पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन सबको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। तो फिर पश्चिमी देशांतर लगने का कोई सवाल नहीं है। ओके ओके, ये यहाँ से देशांतर रेखा गई 69 डिग्री 30 मिनट। और जब हम यहाँ से 1 2 3 4 करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कंठर में 1 से और 180 के बीच में 69 आएगा। 69 के बाद में आगे बढ़ूंगा तो 70 71 72, तो ये संख्या बढ़ के आएगी, स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। तो यहां से जो ये देशांतर राजस्थान का गुजरता है, राजस्थान के पूर्वी बिंदु को छूते हुए, ये कितना है? तो इस देशांतर की स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट। और इसे भी क्या कहोगे आप? पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का जो देशांतरीय स्थिति रहा वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सेम वही बात, ये बिंदु जिस जिले को छूते हुए निकलता है वो जिला कौन सा है? वो राजस्थान का सबसे कौन सा जिला होगा? पश्चिमी। कौन सा जिला होगा? पश्चिमी। तो यहाँ पे जो राजस्थान का ये देशांतर गुजरता है वहां पे कौन सा जिला आता है? तो ये है राजस्थान का कौन सा जिला? जैसलमेर। जबकि यहाँ पे जो आएगा राजस्थान का वो कौन सा जिला रहने वाला है? सबसे पूर्वी जिला। और ये है आपका कौन सा? धौलपुर। कौन सा जिला था? धौलपुर। पहले भी कहा था मैंने पहले वीडियो में कि जिले का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, उससे छोटा एरिया होता है तहसील, उससे छोटा एरिया होता है गांव का। तो हम अब ये बिंदु जो है हम देखने वाले हैं कि आपकी किस तहसील में आता है। ये पश्चिमी बिंदु किस तहसील में आता है? तो यहाँ पे एक तहसील आती है जिसे कहते हैं क्या? सम। कौन सी तहसील? सम तहसील। जबकि यहाँ पे आपकी कौन सी तहसील आती है? तो इधर जो तहसील आती है उस तहसील का नाम है राजाखेड़ा। कौन सी तहसील? राजाखेड़ा। ओके, तहसील से जो निचला स्तर होता है वो गांव का होता है।
तो ये पॉइंट या बिंदु जिस गांव में है वो कौन सा है, और ये राजस्थान का तुम्हारा होगा सबसे कौन सा गांव, पश्चिमी गांव या बिंदु कह सकते हैं। और पश्चिमी जो गांव है उसका नाम रहेगा क्या, कटरा। सबसे जो पूर्वी आपका गांव आने वाला है, इस गांव को आप क्या कहेंगे, तो ये है आपका सलाम। कौन सा गांव, सलाम। हम इसे थोड़ा सा ट्रिकली मेथड से भी समझ सकते हैं गांव के एरिया को। जैसे कि आपको पता है श्री गंगानगर से बाड़मेर, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के साहेबगढ़ तक, ये जो सीमा बाउंड्री देखते हुए पाकिस्तान से लगते हो, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक कैसे हैं वो आप सब परिचित है। थोड़ा सा तना तनी का माहौल रहता है। तो एक बार क्या हुआ, हम थोड़ा सा ट्रिकली मेथड से गांव को याद करने की बात बता रहा हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि पाकिस्तान के आम जनता एंड राजस्थान के आम जनता ने ये फैसला किया कि डेली की चिकचिकबाजी के बजाय एक दिन क्यों ना हम आपस में युद्ध कर ले, जो जीता वो इसे के अंदर। तो इन दोनों में ये तय हुआ कि युद्ध तो होगा, लेकिन वो युद्ध गोला बारूद से नहीं होगा, वो युद्ध होगा तलवार से। क्या चलेगी, तलवार। पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री जिसे हम रेड क्लिफ कहने वाले हैं, उस बाउंड्री पे हिंदुस्तान, राजस्थान हम जिसे कह सकते हैं, और पाकिस्तान आपस में दोनों की जनताएं लड़ रही है। अब जब लड़ रही है तो किससे लड़ रही है, तलवार से। जब तलवार आपस में चलेंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोग क्या होंगे, कटेंगे। और कटेंगे मतलब कौन सा, कट रहा है। अब कोई व्यक्ति अगर इधर ज्यादा कट गया तो आप उसे क्या करेंगे, यहां से उठा के और इधर ले आओ, क्योंकि जो व्यक्ति का शरीर ज्यादा कट गया है उसको सिलेंगे भी तो सही ना, टांगे लगेंगे। तो सिलेंगे मतलब कौन सा गांव, सराहना। तो इस प्रकार से आप ट्रिकली मेथड से थोड़ा याद कर सकते हो कि राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है, अरे यार पाकिस्तान वाला है, वहां पे तो सबने ऐसे बताया था कि लड़ाई हो रही थी तो तलवारें चल रही थी, तलवार चल रही मतलब कट रहे थे, तो कट रहा गांव। और पूर्वी साइड गांव में कटे हुए को सिला दिया जाता है, तो कौन सा गांव, सिला। ओके। फिर अपन पहली वीडियो में देखा था कि जो टोटल लेंथ थी उत्तर से दक्षिण वो 826 थी, लेकिन अब बात यहाँ पे हो रही है चौड़ाई की। तो जो चौड़ाई आती है राजस्थान के अंतर्गत, ये जो चौड़ाई का एरिया आता है ये आता है 869 किलोमीटर। तो लंबाई तो है 826 और चौड़ाई 869 किलोमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई, ओके। फिर मैंने कहा था कि चलो ये तो राजस्थान का देशांतरीय स्थिति हुआ। एग्जामिनर ने अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई मुझे तो बताइए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। मैंने पहले भी कहा था आपसे 69 डिग्री 30 मिनट जा रहा है, ओके। तो क्या 70 नहीं जाता होगा, बिल्कुल। क्या आपका 71 नहीं जाता होगा, बिल्कुल। क्या आपका 72 नहीं जाएगा, इसी प्रकार 73, इसी प्रकार 74, इसी प्रकार आपका 75, इसी प्रकार आपका 76 और इसी प्रकार आपका 77 और ये रहा 78। तो कितनी देशांतर रेखा में राजस्थान का विस्तार आता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़े संख्या में से छोटी को माइनस कर दो। 78 डिग्री 70 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। प्रॉब्लम है 70 में से 30 नहीं जा सकता, कोई टेंशन नहीं, इसे हल्का करेंगे। और जब ऐसी स्थिति हो तो डिग्री वाली संख्या में से डिग्री को उधार ले लिया करते हैं, 1 डिग्री उधार ले लो आप यहाँ से। तो जब मैं 78 में से 1 डिग्री इधर उधार ले रहा हूं, तो 78 में से 1 डिग्री उधार ले लेते, यहाँ पे बचा कितना, 77। और जब 1 डिग्री इधर आएगा तो 1 डिग्री में मिनट कितना होगा, 60। तो 60 और 70 में कितना हो गया, 77। तो 77 डिग्री 77 मिनट माइनस नीचे की संख्या में कोई चेंज है नहीं, तो 69 डिग्री 30 मिनट। कितना बचा शेष, तो 77 में से 30 गया तो आया 47 और 77 में से 69 गया तो आया 8 डिग्री 47 मिनट। पीछे क्या लगेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, हम कौन से गोलार्ध में थे, पूर्वी गोलार्ध में, तो उसके पीछे पीछे क्या लगने वाला है, पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार रहा वो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर में रहा। क्लियर हो गया तक की बात, ओके। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो आप बताएंगे 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। सेम वही बात जो हमने पहले की थी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा देशांतर है इनमें से कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है। राजस्थान को जो 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भाग कौन से बनने वाले, ये वाला कौन सा भाग रहा, पश्चिमी, कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाला देशांतर, और ये रहा पूर्वी। तो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाला देशांतर, तो मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाला देशांतर।
तो हमने पहले भी ये बात देखी थी कि दोनों देशांतरों को जोड़कर कितने का भाग दे देना, 2 का। हमारे पास जो सबसे बड़ा देशांतर है तो ऐसे ही लिख लो आप, हमारे पास एक तो है 78 डिग्री 17 मिनट, एक है हमारे पास 69 डिग्री 30 मिनट। प्लस करना है, कितने आए 47, कितना आया 9 8 7 7 6 13 14, 147 डिग्री और 47 मिनट, ये यार 9 8 17 7 6 13 14। भाग कितने का देना बेटा, 2। कितने का देना, 2 का। और जब 2 का अपन इसमें देंगे, 2 का देंगे तो कितनी बार गया 14 में 7 बार, कितनी बार गया 3 बार, 3 बार गया 7 में 3 बार गया, ओके 6 आया यहाँ पे 3 बार गया। अब यहाँ पे 1 डिग्री से रहना, 1 डिग्री को इधर लिया, 1 डिग्री को इधर लाने पे कितना जोड़ना पड़ेगा 60, 60 47 जोड़ा तो कितना हुआ 107, कितना हुआ 107, 107 में फिर कितने का भाग देंगे 2 का, कितने का भाग देंगे 2 का। अब 2 का दिया तो इसमें कितनी बार गया 5 बार, इसमें कितनी बार गया 53 बार, तो 73 डिग्री और 53 मिनट। अब 53 लगभग 60 के करीब है, 53 लगभग 60 के करीब है। जैसे हमने देखा था अक्षांश में 37 आ रहा था लास्ट में, तो 37 के करीब था, इसलिए मैंने 26 लिख दिया, तो ये 60 के करीब है। तो हम इसे दूसरी परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये 60 के करीब होने से इसे हम 1 डिग्री बना देंगे, 1 डिग्री यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हुआ 74। तो राजस्थान को वह कौन सा देशांतर है जो 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, तो वो कौन सा निकल के आएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कुछ आई बात समझ में, ओके। बात ये आती है कि राजस्थान के इस पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं में जो समय का अंतराल आता है, समय का अंतराल है वो कितना है। तो देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, देशांतर रेखाओं से समय का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। समय देशांतर रेखाओं से निकाला जाता है, तो कितना अंतराल है। तो हमारे पास जो देशांतर है वो एक तो है आपका 78 डिग्री 17 मिनट और एक है 69 डिग्री 30 मिनट। तो समय का अंतराल निकालने के लिए दोनों के मध्य व राजस्थान के मध्य कितने समय का अंतराल है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के अंतर्गत, तो हमें पहले इनका दोनों का अंतर निकालना होगा। अंतर आया था हमारा कितना 8 डिग्री 47 मिनट, अंतर आया था हमारा 8 डिग्री 47 मिनट। और ऐसा बताते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो ये चीज हमें मिनट में बनाने के लिए इनटू करना पड़ेगा 4, और जब 4 मिनट का इस वाले देशांतर के अंतर में हम इनटू करेंगे तो एक बात ध्यान रहे कि डिग्री से पीछे वाली जो संख्या होती है जब उसका इनटू 4 मिनट से करते हैं तो वो सेकंड में जाती है और डिग्री वाली संख्या मिनट में जाती है। तो 28 बचा कितना 2 और 4 चौक 16 और 2 18, ये किस में जाएगी सेकंड में जाती है, किस में जाती है सेकंड में, ओके। और 8 चौक 32, डिग्री वाली संख्या किस में जाती है मिनट में। जब तक इस वाली संख्या को आप हल्का करेंगे जब तक होगा 188 सेकंड में से अगर हम मिनट बाहर निकालते हैं तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड का 2 मिनट और 180 सेकंड का 3 मिनट, 3 मिनट और कितना बना 8 सेकंड। बेटा मिनट को मिनट से प्लस कर दो तो बेटा कितना हुआ 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड। तो मेरे भाइयों राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में जो समय का अंतराल होता है कितना है 35 मिनट और 8 सेकंड। ये राजस्थान की आपकी कौन सी स्थिति रही देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है वो इसमें आपने देखा। कौन सा राज्य कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पश्चिम में है, कौन सा पूर्व में है, वो तहसील पूर्वी गांव वगैरह आपने देखे। फिर राजस्थान का देशांतर आपने विस्तार में निकाला कि कितनी देशांतर रेखा राजस्थान से गुजरती है, तो हमें पता चला कि 8 डिग्री 47 मिनट में देशांतर में विस्तार है। फिर राजस्थान को अपन ने वो देशांतर देखा जो 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, दोनों देशांतरों को जोड़ के हमने 2 का भाग दिया तो पता चला कितना आया 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और समय का जो अंतराल निकाला हमने राजस्थान के अंतर्गत जो समय का अंतराल है वो कितना है, तो हमने पहले अंतर निकाला, अंतर आया इनटू 4 किया, 4 मिनट से ये चीजें निकल गई। फिर हमने मिनट में चेंज किया हर चीजों को, सेकंड को मिनट में तब्दील किया तो फिक्स आया 35 मिनट 8 सेकंड। एक सामान्य सी बात मैं आपको बताता हूं,
कि सबसे पहले हर किसी को पता है कि सूर्य उदय सर्वप्रथम कौन सी साइड से होता है? पूर्व से। और अस्त कौन सी साइड में होता है? पश्चिम में। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कौन से जिले में होगा, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा था? धौलपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कौन सी तहसील में होगा? तो राजगढ़। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कौन से गांव में होगा? तो सिराज। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त कहां होगा। जैसे सूर्यास्त की बात आती है तो ज्यादातर छात्र आंसर दे बैठते हैं जैसलमेर। क्वेश्चन को थोड़ा डीप पढ़ा करो ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को, क्योंकि इनमें बहुत सारी जानकारी छिपा रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी को आप रटेंगे, समझने की कोशिश करो, समझेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसने कहा राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय, आपने बता दिया, कोई टेंशन नहीं। उसने यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कहा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त। तो स्वाभाविक सी बात है यारो, जिस जगह सर्वप्रथम सूर्य उदय हुआ है उसी जगह सर्वप्रथम क्या होगा? सूर्यास्त। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय भी धौलपुर में और सर्वप्रथम सूर्यास्त भी धौलपुर में। तो फिर जैसलमेर का आंसर कैसे बनेगा? जैसलमेर में जब क्वेश्चन ये रहेगा, जैसलमेर आंसर निकल के आएगा तो क्वेश्चन ये रहेगा कि राजस्थान में सबसे अंत में, भाई लास्ट में तो यही पहुंचने वाला है ना। तो राजस्थान में सबसे अंत में जब बात होगी सूर्योदय की और बात होगी सबसे अंत में सूर्यास्त, ये बात चलेगी सबसे अंत में। तो राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय या सूर्यास्त होगा जैसे। क्लियर? ये राजस्थान की रही कौन सी स्थिति? देशांतरीय स्थिति। आगे चलते हैं, उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा देखो, देखो अपने भरतपुर संभाग में पहली बार ब्रज कोचिंग संस्थान जो छत्रपाल सर द्वारा संचालित है आपके भरतपुर संभाग के अंतर्गत, तो इस संस्थान ने ये लॉकडाउन के चलते हुए पहली बार ये कदम उठाया है कि हमारे संभागीय स्तर पर पहली बार ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं, जो छत्रपाल सर के द्वारा ब्रज एकेडमी ऐप के द्वारा संचालित की जा रही है। आप अगर इन क्लासों को देखना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पे से जाके ब्रज एकेडमी के नाम से ऐप को डाउनलोड करें, वहां से ये सारी चीजें मिलेंगी। और हम सभी टीचर आपके हित में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आपको घर बैठे सारी चीजें यहीं से उपलब्ध कराएंगे हम। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसमें कमेंट्स का भी एक बॉक्स है, उसमें आप अपनी कमेंट्स डालें, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कमेंट्स पढ़ के, तो हम भी थोड़ा सा अच्छा वर्क कर पाए आपके प्रति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप ब्रज एकेडमी का ये ऐप प्ले स्टोर पे से जाकर डाउनलोड करें। आगे देखिए, अगली जो बात अपन करने वाले हैं वो ये रहेगी राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखने के बाद मैं चर्चा करना चाहता हूं राजस्थान का मध्य बिंदु। चर्चा करूंगा किसके ऊपर? राजस्थान का मध्य बिंदु। जैसे मैंने राजस्थान बनाया था, हम इस राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के मध्य बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान का मध्य बिंदु है कौन सा। तो राजस्थान के मैं मध्य बिंदु के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपने देखा था कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो अक्षांश था ना, वो दो बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश था, जिसको आपने कहा था 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट रहा था। ओके, और राजस्थान को जो दो बराबर भागों में बांटने वाला देशांतर था, ये जो देशांतर था जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट रहा था, ये था आपका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मेरे भाइयों ये वही तो अक्षांश और देशांतर है। अक्षांश वो है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट रहा था, और वो दो बराबर भाग कौन से थे? एक तो था आपका उत्तरी और एक था आपका दक्षिणी। और ये वो देशांतर है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट रहा था, एक था आपका पूर्वी और एक था आपका पश्चिमी।
तो ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे मेरे भाई, राजस्थान का सेंटर पॉइंट वही तो होगा, और ये राजस्थान का सेंटर पॉइंट आता है, मतलब कि इसे कहते हैं राजस्थान का मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु के अंतर्गत अगर आपसे एग्जामिनर जिला पूछे कि मध्य बिंदु के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, तो यह आता है आपका नागौर। अगर मध्य बिंदु के अंतर्गत स्थान पूछे तो ये स्थान आता है जिसे हम कहते हैं लापोलाई। कौन सा स्थान है? लापोलाई। और लापोलाई स्थान पड़ता है आपके कहां पे? नागौर। कुछ किताबों में मिलता है इसमें एक स्थान और जिसे कहते हैं मकराना। क्या आता है? मकराना। और ये भी आपका स्थान आता है नागौर। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं दोनों में कि मध्य बिंदु जो है अगर जिला पूछता है तो कोई दिक्कत है नहीं नागौर, लेकिन स्थान में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंटों को। तो लापोलाई जो है ये सैटेलाइट सर्वे से जब हम सर्वे करते हैं राजस्थान का तब भी मध्य बिंदु निकल के आता है, और धरातल के सर्वे जब करते हैं तो निकल के आता है मकराना। तुम मेरे से ये बात पूछ सकते हो कि सर अगर दोनों एक साथ आ गए तो हम किसे सही करेंगे? तो आप सैटेलाइट सर्वे के अनुसार जाएंगे तो स्थान सही माना जाएगा क्या? लापोलाई। तो ये है तुम्हारे राजस्थान का मध्य बिंदु जिसका जिला है मध्य बिंदु के अंतर्गत नागौर, स्थान है लापोलाई, और धरातलीय सर्वे के अंतर्गत स्थान आता है क्या? मकराना। यहां तक की जो बात हुई है वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो चुकी कंप्लीट, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति होगी, मतलब राजस्थान का स्थिति वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम चलने वाले विस्तार पर। विस्तार में मैंने 3 चीजें आपको लिखी थी कि जब अपन देखने वाले होंगे राजस्थान का विस्तार, तो राजस्थान के विस्तार के साथ हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे, और इन 3 चीजों में एक बात रहेगी, एक तो अपन देखने वाले राजस्थान का क्षेत्रफल, फिर बात करेंगे राजस्थान की आकृति की, और फिर बात करेंगे राजस्थान की सीमा की। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के विस्तार के अंतर्गत इन 3 चीजों पर चर्चा करेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमा। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, थोड़ा सा मैंने मिटा दिया था, दोबारा लिख देता हूं। हमने देखा था राजस्थान का मध्य बिंदु, ओके, और ये था 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी पश्चिम। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे काम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान का विस्तार, जिसमें 3 चीजें आने वाली है, एक क्षेत्रफल रहने वाला है, एक आकृति और एक सीमा। देखो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के ऊपर। देखिए जब अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान के क्षेत्रफल को सबसे पहले वर्ग किलोमीटर में प्रदर्शित करते हैं, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वर्ग किलोमीटर में वो कितना है? तो ये है आपका 3,42,239। लेकिन जब बात वर्ग किलोमीटर के अलावा राजस्थान के क्षेत्रफल को आप वर्ग मील में भी याद रखना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, वर्ग मील। तो वर्ग मील में जब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की तो ये आता है 1,32,139। ओके, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में तो है 3,42,239 और वर्ग मील में है 1,32,139। दूसरी बात ये कि जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो राजस्थान स्टेट रहा अपना, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा भारत से। ओके, तो अगर बात ये पूछी जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, कि राजस्थान का भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान आता है, यह आता है कौन से स्थान पे? प्रथम, पहले स्थान का आता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये शुरू से नहीं है पहले स्थान पे। ये बात है आपकी 1 नवंबर और कब की है? 2000, क्योंकि 1 नवंबर 2000 से पहले फर्स्ट नंबर पे जो हुआ करता था वो था एमपी, लेकिन इस दिन एमपी से अलग स्टेट बनाया जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़।
और उस टाइम पे 1 नवंबर 2000 से पहले सेकंड नंबर पे हुआ करता था अपना राजस्थान। तो जैसे 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो टॉप कर गया कौन? अपना राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? प्रथम। लेकिन अगर बात ये पूछी जाए कि भारत के किसमें क्षेत्रफल में आपके राजस्थान का योगदान, कि भारत के क्षेत्रफल में जो आपके राजस्थान का योगदान है वो कितना है? राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट हो गया भारत का, इसलिए इसके क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है कितना? तो ये आता है आपका कितना? 10.41%। सबसे ज्यादा देता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे तो सबसे ज्यादा देगा, स्वाभाविक सी बात है। तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना रहा? 10.41। अगर मैं यहाँ पे बात करता भारत के क्षेत्रफल की, क्या मैं बात ऐसे कर लूं कि भारत के क्षेत्रफल का, तो मैं भारत को देखना चाहता महाद्वीप में, तो भारत के क्षेत्रफल का एशिया महाद्वीप में योगदान की बात करूं तो भारत के क्षेत्रफल का एशिया महाद्वीप में जो योगदान आता है वो आता है 7.37%। कितना आता है? 7.37%। लेकिन अगर बात ये होती कि भारत के क्षेत्रफल का पृथ्वी के क्षेत्रफल में योगदान, तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे अपन ने भारत के क्षेत्रफल का एशिया महाद्वीप में देखा था, तो एशिया महाद्वीप के अपन मान लेते हैं भारत के संदर्भ में एशिया जो महाद्वीप था वो छोटा रहा पृथ्वी से संबंधित, तो उसमें अपना ज्यादा बैठा 7.37। लेकिन अब यहाँ पे पृथ्वी की बात हो रही है तो इसमें स्थलीय भाग एंड जलीय भाग दोनों कंपेयर हो रहे हैं, तो काफी विशाल का पार्ट हो गया। तो इस 7.37 से क्या आएगा? कम आएगा। ओके, तो इसके अंतर्गत जो आता है भारत का वो आता है 0.57%। कितना आता है? 0.57। लेकिन जब बात ये की जाए कि भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में योगदान, अब देखो यहां पे बात को समझने की कोशिश करना। मैंने काफी ज्यादा सबसे पहले बात की थी कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान देखा तो 10.41 था। फिर अपन ने भारत के क्षेत्रफल का एशिया में देखा छोटा पार्ट, तो कितना था? 7.37। फिर भारत के क्षेत्रफल को हमने पृथ्वी के क्षेत्रफल में देखा बड़ा पार्ट, तो कितना था? 0.57। अब भारत के क्षेत्रफल को किस में देख रहे हैं? विश्व एंड पृथ्वी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पृथ्वी के अंतर्गत दोनों पार्ट थे, स्थलीय एंड जलीय। यहाँ विश्व के अंतर्गत केवल स्थलीय पार्ट की बात है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी में जब दोनों पार्ट है स्थल एंड जल, तो 0.57, तो यहाँ पे केवल स्थल वाला पार्ट है, तो 0.57 से अप या नीचे, तो ऊपर ही जाएगा 0.57 से। तो ये यहाँ पे जो आता है विश्व के क्षेत्रफल में, कि भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, तो ये आता है 2.4। 41 में मिलता है, 43 में मिलता है, लेकिन हम इसे 2.4 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ पे कुछ योगदान की रही कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41, भारत के क्षेत्रफल का एशिया में योगदान 7.37 और भारत के क्षेत्रफल का पृथ्वी के क्षेत्रफल में योगदान 0.57 और भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में योगदान 2.4%। ओके, अब बात ये की जाती है कि जो आपके राजस्थान के मैं क्षेत्रफल की तुलना करना चाहता हूं कि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना विश्व के अन्य देशों से, कि हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व के अन्य देशों से क्या करना चाहते हैं? तुलना, कि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना विश्व के अन्य देशों से। तो ऐसा बताया गया है जैसे कि जर्मनी, एक तुलना होती है हमारी जापान, एक तुलना होती है हमारी ब्रिटेन, एक तुलना होती है हमारी नेपाल, एक तुलना होगी हमारी चेकोस्लोवाकिया, एक तुलना होगी हमारी श्रीलंका, एक तुलना होगी हमारी बेल्जियम और एक तुलना करेंगे हम इजराइल। इन देशों के साथ अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की क्या होती है? तुलना।
तो ऐसा बताते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रफल के विश्व के देशों से तुलना कर रहे हैं, तो जर्मनी क्या ऐसा बताते हैं कि जर्मनी के हमारा राजस्थान एकदम क्या है बराबर, मतलब लगभग की बात है, एकदम तो बराबर नहीं हो सकता कि जर्मनी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा लगभग अपना राजस्थान है। ऐसे ही बताते हैं कि जापान जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अपना राजस्थान है, लेकिन ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। अब ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है कौन? अपना राजस्थान। मतलब ब्रिटेन को मैं राजस्थान में रखना चाहूं तो कितने ब्रिटेन बन जाएंगे राजस्थान में? 2। ओके। नेपाल की जब मैं बात करता हूं तो नेपाल से कितना 2.5 गुना बड़ा है आपका राजस्थान। चेकोस्लोवाकिया से बात करता हूं तो चेकोस्लोवाकिया से कितना 3 गुना बड़ा है राजस्थान। और पड़ोसी श्रीलंका तो इससे कितना है 5 गुना बड़ा है आपका राजस्थान। ओके। बेल्जियम से जो आता है वो कितना गुना बड़ा है? 11 गुना बड़ा लेकर के आता है बेल्जियम से राजस्थान। और इजराइल तो पूछो ही मत, इजराइल से अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा। तो यहाँ पे जो ज्यादातर एग्जाम में बात की जाती है वो एक तो इनको लेकर होती है, दोनों को लेकर, जर्मनी और जापान। एक अपना पड़ोसी किसको भी लेकर कई बार बात होती है, श्रीलंका। और ज्यादातर जो बात हुई है वो हुई है किसके साथ? इजराइल के साथ। अभी राजस्थान के क्षेत्रफल की पूर्ण रूप से बात नहीं हुई, अभी सिर्फ हमने कुछ बातें देखी हैं। अब चलेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले व सबसे छोटे जिले, उनमें थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये थोड़े आंकड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ओके। देखो साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए भी चलें, क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा देर तक वैसे याद नहीं रख सकते, इसलिए नोट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कभी भी ऐसी स्थिति बने कि थोड़ा याद नहीं है तो उस नोट्सों का सहारा ले लेगा। ठीक है। अब जिले देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बात यहाँ पे आगे रुकेगी अपनी अब राजस्थान के जिले। और ये चर्चा अपन किसकी दृष्टि से करने वाले हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके। तो राजस्थान के जो जिले हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनमें हम 2 बातें देखेंगे। एक तो बात होगी सबसे बड़े और एक बात करेंगे सबसे छोटे। एक तो सबसे बड़े और एक सबसे छोटे। तो देखो सबसे बड़े कौन से और सबसे छोटे कौन से? सबसे बड़े जिलों में जो पहला आता है आपका वो तो है आपका कौन? जैसलमेर। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका बाड़मेर। तीसरे पे जो आता है वो है आपका बीकानेर। और चौथे पे जो आता है वो है आपका जोधपुर। कई बार छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको पता रहता है पहला कौन था है जैसलमेर। अब कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दूसरे पे एक ऑप्शन में ऐसा होता है क्योंकि ये 3 की डिजिट आती है। अब वो समय तो रहा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, वो कंपटीशन का माहौल गया 2-3 साल 5 साल पहले निकल गया वो माहौल। अब थोड़े कंपटीशन में हार्ड आने लगे क्वेश्चन, तो वो ऐसे पूछेगा कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। हर ऑप्शन में आपको 3-3 या 4-4 जिले मिलेंगे, तो कम से कम आपको 2 या 3 तो याद होनी चाहिए। ये सबको पता रहता है कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरे पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर छात्र के यार बाड़मेर है कि बीकानेर है, तो कभी कंफ्यूज हो जाए तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, उसे ऐसे निकाल सकते हो आप कि पहला बड़ा जैसलमेर, दूसरा नहीं पता चल रहा तो दूसरा बड़ा नहीं आ रहा क्या? पहला बड़ा जैसलमेर, दूसरा बड़ा, अरे दूसरा बड़ा बाड़मेर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, फिर उससे मिलता जुलता है तीसरा बीकानेर। ओके। बात अगर सबसे छोटे किया जाए तो सबसे छोटा है पहले पे कौन? धौलपुर। अब यहां दिक्कत आती है दूसरे के लिए, तो भाई पहला छोटा तो सबको पता है धौलपुर है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आने वाली कहां है? अरे दूसरा दौसा। तो दूसरे नंबर पे आ गया कौन? दौसा। अब सब तीसरे की प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धौलपुर को जब इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखेंगे तो डी से प्रारंभ होता है, दौसा भी किससे होता है? डी से। तो तीसरा भी वही आएगा जो डी से प्रारंभ होता है। अब 33 में से ढूंढो डी से प्रारंभ होने वाला, तो और कोई नहीं बल्कि कौन है? डूंगरपुर। और चौथे पे आता है आपका प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से राजस्थान की ये सबसे बड़े जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर।
और सबसे छोटे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। क्षेत्रफल भी इनका याद होना चाहिए क्योंकि एक सबसे बड़ा है तो एक सबसे छोटा है। जैसलमेर का जो है ये निकल के आता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना था? 3,42,239 में ये योगदान दे रहा है जैसलमेर 38,401 का। और जो सबसे छोटा है धौलपुर, ये कितना है? तो ये आता है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये सबसे छोटा योगदान देता है 3,034 वर्ग किलोमीटर। अब मैं बात ये करना चाहता हूं कि अगर मैं जैसलमेर के क्षेत्रफल को राजस्थान के क्षेत्रफल में रखना चाहूं तो ये जैसलमेर आपका राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान कितना देता है? तो जो जैसलमेर है राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है कितना? 11.22%। और जो धौलपुर है ये राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है, ये आपके राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान कितना देता है? तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है 0.89। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है राजस्थान के में कितना? 11.22। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान देता है 0.89। अब एक एक पॉइंट और ले जाते हैं ये क्वेश्चन कि बात हमने राजस्थान के क्षेत्रफल में की है जैसलमेर की, सबसे बड़े जिले की, लेकिन अब बात करना चाहते हैं कि जैसलमेर जो है ये योगदान दे रहा है राजस्थान के क्षेत्रफल में 11.22, लेकिन ये 33 जिले में से राजस्थान का केवल एकमात्र ऐसा जिला हो गया जो कितने से 10% से अधिक भाग पर फैला हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 10% से अधिक भाग पर फैला हुआ है कौन सा है? जैसलमेर। इसका मतलब सर बाकी 32 10% से कम है। ओके, और राजस्थान में इसमें धौलपुर को भी लेकर एक क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान का, इसे हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा जिला जो आपका 1% से कम भाग पर है, और वो 1% से कम भाग पर है वो है धौलपुर एकमात्र। तो इसका मतलब बाकी 32 1 से अधिक। बहुत बढ़िया। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल में योगदान दे रहा है सबसे बड़ा जो है 11.22, और ये एकमात्र ऐसा जिला है 33 में से जो 10% से अधिक भाग पर फैला हुआ है। धौलपुर का जो योगदान है वो राजस्थान के क्षेत्रफल में 0.89 है, और ये एकमात्र ऐसा है जो 1% से कम भाग पर फैला हुआ है। ओके, बात ये की जाती है कि जो हमारा सबसे छोटा था धौलपुर, और जो हमारा सबसे बड़ा था कौन? जैसलमेर। तो राजस्थान के इस धौलपुर जिले से राजस्थान का जैसलमेर जिला कितना गुना अधिक बड़ा है? तो ये जो बड़ा निकल के आता है ना, कितना गुना अधिक बड़ा है? ये 12.62 गुना क्या है? बड़ा। और ये कौन है बड़ा? जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। कई जगह आपको लमसम में मिल जाएगा 12.68 गुना बड़ा। तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आंकड़ा होता है, पिछला वाला डिजिट इतना रियल केस में नहीं जाता है एग्जाम में, तो आप यहाँ से याद रखें 12.62 गुना बड़ा। ये बात रही राजस्थान के किसको लेकर? जिलों को लेकर। सबसे बड़े लेके हमने, सबसे छोटे लेके। एकमात्र ऐसा जिला जो राजस्थान के 10% से अधिक भाग पर फैला हुआ है, वास्तविकता में 11.22। एकमात्र ऐसा जिला राजस्थान के 1% से कम भाग पर फैला हुआ है, वास्तविकता में 0.89। दोनों का कंपेयर कराया तो धौलपुर से जैसलमेर जो जिला है वो कितना अधिक बड़ा निकल गया है? 12.62 गुना बड़ा है। कौन? जैसलमेर। और किससे है ये जैसलमेर? आपके धौलपुर से। किससे है? धौलपुर से। आई बात यहाँ तक समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते। ये राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हो गई है, ठीक है। ठीक,
अब देखो आगे की जो हमारी बात रहने वाली है वो हम चर्चा करेंगे राजस्थान की किसको लेकर, सीमा। और राजस्थान की जब हम सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की जो सीमा की बात हम जब करेंगे तो राजस्थान आपका दो प्रकार की सीमाएं बनाएगा। तो पहले इसे समझते हैं आपके सामने। राजस्थान की हम सीमा की बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना, यह काफी अच्छा टॉपिक रहेगा, अच्छा पॉइंट रहेगा। यहाँ से हम पहले राजस्थान का हम मैप आपके सामने अंकित करते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा। इससे ये मान लेते हैं कि आपका राजस्थान रहा, ओके, यह आ गया आपका राजस्थान। राजस्थान में जब हम देखते हैं तो इधर पड़ोसी है कौन, पाकिस्तान, ओके। इधर आता है आपका पंजाब, ये वाला पार्ट लगता है आपका हरियाणा, ये वाला पार्ट है यूपी, ये एमपी और ये वाला हिस्सा है गुजरात। तो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के सारे कुछ तो अपने ही राज्य हैं और एक पड़ोसी देश है। जब कोई स्टेट या कोई देश किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है तो स्वाभाविक है उस सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और जब कोई स्टेट अपने ही पड़ोसी स्टेटों के साथ सीमा बनाता है तो उसे अंतरराज्य सीमा कहते हैं। तो राजस्थान कितने प्रकार की सीमा तैयार करेगा, दो प्रकार की। एक तो जो आपकी सीमा रहने वाली है उस सीमा को हम कहेंगे कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और एक सीमा जो आपकी रहने वाली है वो कहलाएगी कौन सी सीमा, अंतरराज्य सीमा। तो राजस्थान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ये आपकी है 1070 किलोमीटर और जो अंतरराज्य सीमा बनाता है ये है आपकी 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सीमा मिलके जो बनाती हैं पार्ट, वो स्थल भाग पे तो है। तो इसलिए राजस्थान की अगर तुमसे कुल स्थलीय सीमा पूछ ले तो इन दोनों को मिला के जो कुल स्थलीय सीमा होगी वो कितनी होगी, ये 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान जो बाउंड्री बना रहा है उसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, अंतरराज्य जो सीमा बना रहा है वो 4850 और टोटल ये स्थलीय होगी कितनी, 5920 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो रहेगी अपनी अंतरराष्ट्रीय का। तो पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखो। अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ पे ये समाप्त होती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति जो प्रारंभ आप कर रहे हो यहाँ पे ये कौन सा जिला आता है, तो ये जो जिला है आपका ये है श्री गंगानगर। एक फिर आपका ये आता है, इसे आप कहेंगे बीकानेर। एक आपका ये रहा, यह है आपका जैसलमेर। और एक आपका ये वाला जिला रहा तो यह है आपका बाड़मेर। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आपके कुल कितने जिले स्थित दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति कहां से कहां तक है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैंने जो ये रेड मार्क किया है ये श्रीगंगानगर से लेकर और दर्शाया है कहां तक, बाड़मेर। सही लोकेशन क्या निकल के आती है, तो इसकी स्थिति प्रारंभ होती है श्रीगंगानगर जिले, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो श्रीगंगानगर जिले के कौन से स्थान से, तो ये प्रारंभ होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट। अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से लेकर और कहां तक आती है, तो ये जिला है आपको जो दिखाई दे रहा है बाड़मेर। और बाड़मेर के अंतर्गत एक तहसील है जिसका नाम है साहेगढ़ तहसील। और साहेगढ़ तहसील के बाखासर गांव तक, कहां तक, बाखासर गांव तक। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति जो राजस्थान के अंतर्गत है वो श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से लेकर और बाड़मेर जिले की साहेगढ़ तहसील के बाखासर गांव तक। एक अच्छा पॉइंट है जनरल नॉलेज का, नवीन जानकारी के तहत। ये तो है साहेगढ़ तहसील और एक स्थान है जिसे कहते हैं साहेगढ़ बल्ज। साहेगढ़ बल्ज नवीन पॉइंट है करंट के अंतर्गत।
साहेगढ़ जो बल्ज आता है, ध्यान रखना, ये आपका स्थित है कहाँ पे, जैसलमेर में, और राज्य सरकार के द्वारा ये स्थान चीता अभ्यारण्य के लिए राजस्थान में एक प्रस्तावित स्थान है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा का लास्ट पॉइंट है राजस्थान में, जो बाड़मेर की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक है। और ये मैंने साहेगढ़ क्या लिखा है, बल्ज। जो साहेगढ़ बल्ज है ये आपका जैसलमेर में है मेरे भाइयों, जो किसके लिए, चीता अभ्यारण्य के लिए एक प्रस्तावित क्या है, स्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लोकेशन रही है वो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक। ओके, लेकिन बात ये निकल के आती है कि जो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा हम देख रहे हैं, इस रेखा का निर्धारण कब किया गया, और जिस व्यक्ति ने इस रेखा का निर्धारण किया उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो जो अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं ये, तो इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का जो निर्धारण किया गया मेरे भाइयों, इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण हुआ 17 अगस्त और 1947 को। अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है जिसे अपन देख रहे थे श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर जिले की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक, इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को। अब इसका निर्धारण किया गया वो किस नाम से किया गया, तो इसको नाम दिया गया क्या, रेड क्लिफ। तो इस रेखा का जो निर्धारण किया गया वो किस नाम से किया गया, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। बात ये की जाए कि इसको निर्धारण करने वाले निर्धारण कर्ता का पूरा नाम क्या है। भाई ये तो सबको पता है कि इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा से, लेकिन इसका निर्धारण करने वाले का पूरा नाम क्या है, जिसने इसका निर्धारण किया, तो उस व्यक्ति का पूरा नाम था मेरे भाइयों सर सिरिल रैडक्लिफ। तो इसने अपने अंतिम 2 वर्णों से इस रेखा का निर्धारण कर दिया, तो इसे वर्तमान में जाना जाता है किसके नाम से, रैडक्लिफ। ये रैडक्लिफ रेखा किस किस के मध्य है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो हम जो देख रहे थे रेडक्लिफ रेखा की बात हम कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे थे, अब उसे हम कह सकते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ है वो 17 अगस्त 1947 को हुआ है, जो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक है। किस नाम से किया गया, रेडक्लिफ रेखा के नाम से किया गया। निर्धारणकर्ता का पूरा नाम क्या है, तो सर सिरिल रैडक्लिफ है। इस रेडक्लिफ रेखा ये किस किस के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ओके, बात ये आती है कि इस रेडक्लिफ रेखा पर आपके राजस्थान की कितने जिले सीमा लगा रहे हैं, 4, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इस रेडक्लिफ रेखा को लेकर। क्या रेडक्लिफ रेखा पर जो राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं उनका सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको ये डिजिट में याद होने चाहिए, अभी कोई लंबाई लंबाई की बात नहीं हो रही, स्थिति की बात हो रही है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो ऐसा अगर पूछता है तो पहले पे आएगा श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ओके, दक्षिण से उत्तर पूछे तो उसी को हम उल्टा कर देंगे, कोई बात नहीं। रेडक्लिफ रेखा की जो अपन देख रहे थे, इस रेडक्लिफ रेखा की जब बात की जाए कि राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई कितनी निकल के आ रही थी, 1070 किलोमीटर, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा की राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर। ओके, ये चारों जिले मिलके ही तो 1070 किलोमीटर बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत श्रीगंगानगर कितनी बनाता है, बीकानेर कितनी बनाता है, जैसलमेर कितनी बनाता है और बाड़मेर कितनी बनाता है। श्रीगंगानगर जो बनाता है मेरे भाइयों वो 210 किलोमीटर बनाता है, बीकानेर जो बनाता है वो 168 किलोमीटर बनाता है, जैसलमेर जो बनाता है वो 464 किलोमीटर बनाता है, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे आपको सारे किलोमीटर याद होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रेखा पर जो 4 जिले सीमा बना रहे सबके किलोमीटर याद होने चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि रेडक्लिफ रेखा पर राजस्थान के जो 4 जिले सीमा बनाते हैं उनका लंबाई के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम क्या है।
तो आपको ये सब याद होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि सर्वाधिक कौन बना रहा है, जैसलमेर, और न्यूनतम कौन बना रहा है, बीकानेर। लेकिन जैसे उसने अवरोही क्रम पूछ लिया तो पहले पे कौन हो जाएगा, जैसलमेर, दूसरे पे बाड़मेर, तीसरे पे श्रीगंगानगर, चौथे पे बीकानेर। ओके, दूसरी बात मैं करना चाहता हूं आपसे, यहाँ पे आपने कहा 4 जिले हैं सर, अच्छी बात है। हर जिले का एक मुख्यालय होता है, नहीं होता? होता है। श्रीगंगानगर जिले का मुख्यालय मान लेते हैं, मैं ये ऑफिस बना रहा था, ये रहा। बीकानेर का ये रहा, जैसलमेर का ये रहा, और बाड़मेर का ये रहा। इस प्रकार से अपने पास कितने जिले मुख्यालय, 4। एग्जाम में आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन रखे मुख्यालय से संबंधित। पहले में बात की उसने कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। अगले में बात की उसने कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। 2 क्वेश्चन। अगले में उसने फिर बात की रेड क्लिफ रेखा पर या रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। ये बात हुई। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। दूसरे में पूछ रहा है कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। और तीसरे पे रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। एक क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छा है, कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक स्थित संभाग मुख्यालय। देखो क्वेश्चन में पहले भी कह चुका हूं आपको, ज्योग्राफी के अंतर्गत के क्वेश्चन को थोड़ा समझो और उसके बाद आंसर देना। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है रेड क्लिफ रेखा, आप सबको पता है कि हाँ सर ये है श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर की साइड तहसील के बागेश्वर, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने बात की है कि रेड क्लिफ रेखा पर, कि रेड क्लिफ रेखा पर बताइए, इस पे मतलब कि इस वाली रेखा पे ही हमको बताना है कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। तो आप सबसे नजदीक देखो, यहाँ पे ये बहुत पास में है, इससे हम डॉट डॉट करते हैं तो काफी दूर नजर आ रहा है ये और ये। तो सबसे नजदीक आपको दिखाई दे रहा है कौन है, तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है जी आपका श्री गंगानगर। ओके, अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, रेड क्लिफ रेखा पर, फिर बात पर पे ही हो रही है क्या, रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित, और पूछ क्या रहा है, जिला मुख्यालय पूछ रहा है, संभाग नहीं पूछ रहा है, जिला मुख्यालय। तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। ये बात बताइए मुझे कि रेड क्लिफ रेखा पर ही तो पूछ रहा है, तो बताइए सबसे ज्यादा ये या फिर ये दूर है। तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय जिसका नाम क्या है जी, बीकानेर। अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से, इस रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से इधर क्या करूं जाके, क्योंकि पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है, यहां से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है, धौलपुर। अच्छा, तो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो आंसर आता है यहाँ पे क्या, धौलपुर। अच्छा पॉइंट है कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो कौन सा है, धौलपुर। ध्यान रखना इस बात को कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय आपका धौलपुर। अगला पॉइंट कि इस रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक, लेकिन अब की बार पूछा है अपने संभाग मुख्यालय। अगर रेड क्लिफ रेखा पर तो 2 ही तो संभाग आते हैं, एक तो है आपका कौन सा, बीकानेर,
और एक है आपका जोधपुर। यहां पर समझाता हूं थोड़ा सा, ये अपनी रेड क्लिफ रेखा होगी। ओके बेटा, इस रेड क्लिफ रेखा पर ये आप बता रहे हो कि श्री गंगानगर, ये आप कह रहे हो कि बीकानेर, ये आपने मुझे बताया कि सर जैसलमेर, और ये आपने बताया बाड़मेर। ओके, इन चार जिलों में से एक ही तो संभाग है, तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय जी कौन सा है? बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक स्थित संभाग मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। क्योंकि जोधपुर भी है संभाग मुख्यालय, लेकिन जोधपुर अंतर्वर्ती के अंतर्गत चला जाता है, जोधपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाता है नहीं। क्लियर हुई ये बात? अच्छे पॉइंट थे ये कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक श्रीगंगानगर, रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर बीकानेर, लेकिन रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जोधपुर, और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय तो वो कौन सा है? बीकानेर। क्लियर हुई ये बात? चलो, ये बात अपने राजस्थान के संदर्भ में मैंने आपसे की है। क्या इसी प्रकार पाकिस्तान के जिले अपने साथ सीमा लगाते होंगे? जी बिल्कुल लगाते होंगे सर। पाकिस्तान की इस रेड क्लिफ रेखा के साथ कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के, वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो पाकिस्तान के इधर की तरफ जो लगाने वाले हैं उनमें एक तो है बहावलपुर। कौन सा है? बहावलपुर। एक आता है मेरे भाइयों बहावल नगर। एक आता है आपका जिसे कहते हैं रहीम यार खान। एक आता है आपका जिसे कहते हैं खैरपुर। एक है आपका जिसे कहते हैं सुक्कुर। एक है आपका जिसे कहते हैं संघर। एक है आपका जो कहलाता है घोटकी। एक है मेरे भाइयों जिसे कहा जाता है उमरकोट, और एक है जिसे कहते हैं थार पाड़कर। ओके, तो इस अंतरराष्ट्रीय रेखा के साथ या रेड क्लिफ रेखा के साथ जो पाकिस्तान के जिले सीमा लगाते हैं उनकी संख्या 9। कितनी है उनकी संख्या? 9 है मेरे भाइयों। कितनी है? 9। जिनमें एक है आपका बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार का, खैरपुर, सुखपुर, संगर, घोटकी, उमरपुर, थार। नया आ गया, पहले वो मीरपुर, रहीमपुर, खैरपुर वगैरह जो थे 4 वो बात गई। नया आ गया, अच्छा पॉइंट बन सकता है इस जिले से। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। जैसे सब करते हैं, अगर बार बार किसी चीज को अभ्यास करते तो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, खैरपुर, सुखपुर, संगर, घोटकी, उमरकोट और थार पार। ओके, इसके अंतर्गत जो आप ये ऊपरी 3 देख रहे हो, 3, ये मेरे भाइयों आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, मतलब ये पंजाब प्रांत का मतलब स्टेट होता है, तो ये पंजाब राज्य के 3 जिले हैं जो अपनी रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। और बाकी बचे ये 6, ये कौन से प्रांत हैं जी? सिंध प्रांत। बात ये होकर रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो राज्य तो लगाते हैं केवल 2, क्योंकि पंजाब और सिंध प्रांत। लेकिन जब बात होगी कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो जिले लगाते हैं 9। कुछ आई बात समझ में? इस जगह पे जाके ये आपकी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? समाप्त। इस जगह पे अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है समाप्त। कुछ आई? ओके, यहां तक इसे स्क्रीनशॉट लो इसका यहां तक, और मैं फिर कह देता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित आप प्ले स्टोर पर जाकर ब्रज एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। वहां से आपको ये सारी वीडियो मिलेगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाता हूं इसे। ओके, Thank you so much.